नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स की कमेंट आ रही थी कि सर हिस्ट्री के नोट्स लेकर आइए, जिसमें लास्ट पेपर को लेकर आइए। लास्ट पेपर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं लघुत्तरीय एंड अतिलघुत्तरीय के रूप में, उन सभी क्वेश्चंस को आप लेकर आइए। तो आप इस वीडियो में देखेंगे कि बीए थर्ड ईयर के हिस्ट्री के नोट्स, जी हाँ, लास्ट पेपर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में कवर करा दिया जाएगा, जिसका पार्ट नंबर फर्स्ट लेकर आए हैं। पार्ट नंबर सेकंड, पार्ट नंबर थर्ड एंड पार्ट नंबर फोर्थ, फिफ्थ, सभी तरह के पार्ट्स आने वाले हैं, लेकिन आज हम पार्ट नंबर फर्स्ट को लेकर आए हैं। तो चलो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करने से पहले बता दूं, यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जितने भी आपके पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हों या आपके इस वर्ष के पेपर हो रहे हों, उन सभी के हमने सॉल्यूशन के साथ वीडियोज बनाए हुए हैं, जिसके लिए आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा। जी हाँ, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा। उस प्लेलिस्ट में आपको हर तरह की वीडियोज मिलेंगी, जहाँ से आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, ड्रेप्स केस के राजनीतिक महत्व की विवेचना कीजिए। ड्रेप्स के मुकदमे का महत्व, आइए जान लेते हैं ड्रेप्स के मुकदमे का महत्व क्या था। ड्रेप्स के इस साधारण से मामले में देशद्रोह का अपराध लग गया था और इस कारण इसकी विशेष महत्ता थी। दलीय एवं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं एवं स्वार्थों ने इस मामले को अपनी स्वार्थ पूर्ति का साधन के रूप में उपयोग करने की चेष्टा की तथा उन्होंने वैधानिकता तथा अवैधानिकता के प्रश्न को खूब तोड़ा मरोड़ा। जो लोग यहूदियों से घृणा करते थे, उन्होंने इस मामले को लेकर देशवासियों को भड़काने की चेष्टा की और पादरी वर्ग भी ऐसे लोगों से मिल गया। राजतंत्रवादियों ने इस अवसर का अनुचित लाभ उठाकर यह प्रचारित किया कि यह मामला गणतंत्रीय सरकार की भारी असफलता थी, अतः ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। इसके विपरीत ड्रेप्स के समर्थकों ने ड्रेप्स को निरपराध समझा और उसके विरुद्ध जातीय बर्बरता और घृणा की निंदा की। इससे फ्रांस में अनावश्यक विवाद पैदा हुआ। अब देश में यह मांग जोर पकड़ने लगी कि सेना को नागरिक पदाधिकारियों के नियंत्रण में होना चाहिए, उसे मनमानी करने की छूट नहीं होनी चाहिए। सेना को कानून से बढ़कर अपने आप को नहीं समझना चाहिए। जो व्यक्ति ड्रेप्स के साथ थे वे भी यह समझने लगे थे कि यह मामला गणतंत्रीय सरकार को बदनाम करने के लिए बनाया गया था। अब यह भी मांग की जाने लगी कि पादरियों को राजनीति से पृथक कर दिया जाए। इस मामले को पादरियों ने भी तूल दिया था और राजतंत्रवादियों से मिलकर गणतंत्र को समाप्त करने का षड्यंत्र किया था, किंतु इसमें इनको सफलता नहीं मिली। गणतंत्र का भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फ्रांस और रूस के मध्य जो द्विवर्गीय संधि हुई उसकी दशा एवं परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। आइए जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के आंसर को। यह आंसर है, फ्रांस तथा रूस के संबंधों के बीच बिस्मार्क एक रोड़ा था। इसके अलावा गणतंत्र का संविधान भी इसमें बाधक था। रूस में निरंकुश राजतंत्र था और फ्रांस में गणतंत्रीय शासक था। रूस का जार गणतंत्र से घृणा करता था। दूसरे फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता थी। थोड़े थोड़े समय में ही मंत्रिमंडल बदल जाया करते थे, अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस की सरकार को निर्बल माना जाता था। इस कारण भी दूसरे देशों से संबंध प्रगाढ़ नहीं हो पा रहे थे। यूरोप के देशों में रूस ही ऐसा देश था जिससे फ्रांस की मित्रता हो सकती थी, क्योंकि रूस की ऑस्ट्रिया से नहीं बनती थी और ऑस्ट्रिया जर्मनी का मित्र था। अतः रूस का फ्रांस की तरफ झुकाव होना स्वाभाविक था, किंतु बिस्मार्क की कूटनीति तथा जार की गणतंत्र के प्रति घृणा इसमें बाधक थी। सन 1885 ईस्वी में फ्रांस की सरकार ने महान रूसी अराजकतावादी क्रोपोटकिन को, जो फ्रांस की जेल में बंद था, उसकी सजा समाप्त होने से पहले ही मुक्त कर दिया था। इस घटना से रूस का जार नाराज हो गया था। इसके परिणाम स्वरूप जार ने नए फ्रेंच राजदूत को स्वीकार करने से मना कर दिया था। दूसरी ओर जार को भी बिस्मार्क की मैत्री पर संदेह होने लगा था और वह फ्रांस की ओर झुकने लगा था। 1887 ईस्वी में जर्मन अधिकारियों ने अल्सास की सीमा में फ्रांस के पुलिस कमिश्नर स्नीवेल को गिरफ्तार करने के जेल में डाल दिया था।
स्नीवेल को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इस घटना से फ्रांस में बड़ी उत्तेजना फैली। यह समाचार जब सेंट पीटर्सबर्ग में पहुंचा तो अलेक्जेंडर तृतीय ने जर्मनी को पत्र भेजकर धमकी दी कि यदि फ्रांस और जर्मनी में युद्ध छिड़ा तो 1884 ईस्वी की संधि के अनुसार तटस्थ नहीं बैठेगा। इस पर पुलिस कमिश्नर स्नीवेल को मुक्त कर दिया गया। 1887 ईस्वी में रूस में आर्थिक संकट पैदा हुआ। जार जर्मनी से ऋण लेना चाहता था, किंतु बिस्मार्क ने मना कर दिया, किंतु फ्रांस ने रूस को भारी रकम ऋण के रूप में दे दी। इससे रूस तथा फ्रांस काफ़ी नज़दीक आ गए। 1890 ईस्वी में फ्रांस ने रूसी अराजकतावादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी जार ने बड़ी प्रशंसा की। इसी दौरान बिस्मार्क का पतन हो गया और रूस अकेला पड़ गया, क्योंकि मध्य एशिया में इंग्लैंड से इनकी तनातनी चल रही थी। उस स्थिति में रूस फ्रांस के नज़दीक आया और 1893 ईस्वी में फ्रांस तथा रूस के बीच संधि हो गई और उसका एकाकीपन समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, कैसर विलियम द्वितीय की गृह नीति की व्याख्या कीजिए। कैसर विलियम की गृह नीति, आइए जान लेते हैं कैसर विलियम की गृह नीतियों को। इसमें पॉइंट नंबर 1 है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति किस तरह की थी? विलियम द्वितीय जर्मनी के आर्थिक विकास में रुचि रखता था, अतः उसने अनेक कारखाने खुलवाए। जर्मनी के जहाज के ब्रिटेन में तैयार होते थे, परंतु सन 1914 तक सभी जहाज़ों का निर्माण देश में होने लगा। रेलवे लाइनों, बैंकों तथा सड़कों का संपूर्ण जर्मनी में जाल सा बिछ गया था। सामुद्रिक व्यापारिक की भी जर्मनी में तीव्र गति हुई। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसमें समाजवादियों का विरोध। समाजवादियों का विरोध किस तरह था, इसके बारे में भी जान लेते हैं। विलियम द्वितीय बिस्मार्क के समान समाजवाद का विरोधी था। उसने भी बिस्मार्क के समान समाजवाद का विरोध किया। उसका कथन था, समाजवाद एक ऐसी कीड़ा है जो राज्य रूपी वृक्ष की जड़ में लगकर उसे कभी फैलने नहीं दे सकता, परंतु अनेक प्रयास करने के पश्चात भी वह समाजवाद के प्रसार को नहीं रोक सका। पॉइंट नंबर 3 था इसमें, सैनिक शक्ति का विकास। विलियम द्वितीय साम्राज्यवाद में आस्था रखता था, अतः इसके लिए उसने सैनिक शक्ति को दृढ़ करने पर विशेष बल दिया। सन 1913 तक जर्मन सेना की संख्या 4 लाख से बढ़कर 17 लाख तक पहुंच गई। सैनिक शक्ति को दृढ़ करने के लिए उसने निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दिया। एंड इसमें इसकी जो सैनिक शक्ति का विकास था उसके अंतर्गत पॉइंट नंबर 1 था, 17 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक तरुण के लिए 3 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। जबकि सेकंड पॉइंट में था, सैनिकों को अनुशासन पालन तथा आज्ञा पालन के लिए प्रेरित किया गया था। जबकि इसी में पॉइंट नंबर 3 यह था, सेना में उदारवादी विचारधारा के प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जबकि पॉइंट नंबर 4 था, सैनिक बंदरगाहों तथा युद्धपोतों के निर्माण पर विशेष बल दिया गया। कुछ काल के पश्चात ही जर्मनी की जल शक्ति विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गई। उपयुक्त विवरण को स्पष्ट किया जाए तो कैसर विलियम द्वितीय के शासनकाल में जर्मनी ने एक आधुनिक देश के रूप में अपूर्व विकास किया। अन्य शब्दों में जर्मनी उसके काल में एक सर्वशक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ। उसकी शक्ति से इंग्लैंड भयभीत रहने लगा था। जबकि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पूर्वी समस्या से आप क्या समझते हैं? जी हाँ, यहाँ पूर्वी समस्या के बारे में बताना था, तो आप किस तरह से जवाब दे सकते हैं या देख सकते हैं। 19वीं शताब्दी में पूर्वी समस्या यूरोपीय राजनीतिज्ञों के लिए एक अत्यंत जटिल समस्या थी। उसका संबंध तुर्की साम्राज्य से था, जिसकी स्थापना 14वीं और 15वीं शताब्दियों में उस्मान तुर्कों ने की थी। तुर्क कबीलियाई जाति के थे। उनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया में स्थित तुर्किस्तान का प्रदेश था। मध्य युग में वे इराक, सीरिया, मिस्र, लघु एशिया, एशिया माइनर कहते हैं, जैसे लघु एशिया को एशिया माइनर के नाम से भी जानते हैं, आदि क्षेत्रों में बसे हुए थे और इस्लाम धर्म अंगीकार कर लिया। उन तुर्कों का जो कबीला लघु एशिया में जाकर बसा, उसका नेता उस्मान था। जो तुर्क उस्मान तथा उसके उत्तराधिकारियों के अधीन थे, वे उस्मान या उथमन तुर्क कहलाए। उस्मान तुर्क कुशल योद्धा था। उन्होंने अन्य तुर्क कबीलों को जीतकर एक शक्तिशाली सैनिक राज्य की स्थापना कर ली। 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उन्होंने संपूर्ण लघु एशिया को जीत लिया और फिर पश्चिम में बिजेंटाइन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य पर, जिसकी राजधानी
कॉन्स्टेंटिनोपल थी, धावे मारना आरंभ कर दिया। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उन्होंने डार्डनलीज तथा बोस्फोरस के जल संयोजकों को पार किया। 1360 ईस्वी में उन्होंने एड्रियानोपल और 1387 ईस्वी में सालोनिका पर अधिकार कर लिया और निरंतर आगे बढ़ते रहे। यूरोप के कुछ शासकों ने तुर्की आक्रमण की बाढ़ को रोकने का प्रयत्न किया किंतु असफल रहे। 1453 ईस्वी में उस्मान तुर्की के नेता सुल्तान मोहम्मद द्वितीय ने बिजेंटाइन साम्राज्य और राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल पर अधिकार कर लिया। जिस समय तुर्की साम्राज्य अपनी शक्ति के शिखर पर था उस समय उसमें दक्षिण पूर्वी यूरोप, दक्षिण पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका सम्मिलित थे। वो यूरोप में डेन्यूब नदी तक बढ़ते गए और हंगरी के मैदानों में फैल गए। 17वीं शताब्दी के अंत में तुर्की साम्राज्य अपनी शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच गया। 18वीं और 19वीं शताब्दी में उसकी तेजी से पराभव होने लगा। साम्राज्य में एशिया तथा अफ्रीका में स्थित दूरस्थ प्रांतों में सुल्तान की अधीनता का जुआ उतार फेंका और स्वतंत्र राज्य बन गए। यूरोप में प्रांतों ने एक के बाद एक लगातार विद्रोह किए। उनमें से कुछ को पड़ोसी शासकों ने जीत लिया। 19वीं शताब्दी में तुर्की साम्राज्य की स्थिति इतनी डामाडोल थी कि यदि यूरोप की बड़ी शक्तियां मिलकर उसके खिलाफ संघर्ष करतीं तो वे उसे समाप्त कर सकती थीं, किंतु उसमें परस्पर गहरा अविश्वास और वैमनस्य था, इसलिए वे मिलकर कोई कदम ना उठा सकीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे। तो आइए जान लेते हैं प्रथम युद्ध के क्या क्या कारण थे। ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या के फलस्वरूप महायुद्ध आरंभ हुआ, किंतु युवराज फ्रांसिस फर्डिनांड की हत्या तो इस युद्ध को आरंभ करने का एक बहाना मात्र थी। युद्ध के वास्तविक कारण बहुत पहले से ही विद्यमान थे और एक प्रकार से वह अनिवार्य था। युद्ध को टालने के भी प्रयत्न किए गए परंतु वे असफल रहे। 1910 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक का काल संकट में रहा। उसमें 3 छोटे छोटे युद्ध तथा अन्य घटनाएं हुई। सबसे पहला था बाल्कन राज्य तथा तुर्की के बीच 2 बाल्कन युद्ध एंड सेकंड था मोरक्को के प्रश्न पर तुर्की और फ्रांस के बीच युद्ध होते होते बचा। पॉइंट नंबर 3 था शस्त्रीकरण की दौड़ में अभूतपूर्व तेजी आई। अपरिमित मात्रा में शस्त्रास्त्रों का निर्माण हुआ और समाचार पत्रों में भावी महायुद्ध की विस्तृत चर्चा होती रही। इन सब बातों को तथा तत्कालीन अत्यंत अशांत वातावरण को देखते हुए युद्ध एक प्रकार से अनिवार्य था। यदि वह जुलाई 1914 ईस्वी में टल जाता तो आगे यह अवश्य ही होता, क्योंकि परिस्थितियों ने युद्ध की भूमिका तैयार कर दी थी। युद्ध युवराज की हत्या से न छिड़कर अन्य किसी घटना को आधार बनाकर प्रारंभ हो जाता। महायुद्ध के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। नंबर 1 राष्ट्रीयता, नंबर 2 साम्राज्यवाद, नंबर 3 राष्ट्रों का परस्पर वैमनस्य, जर्मन फ्रांस का वैमनस्य एंड जर्मन इंग्लैंड का वैमनस्य, रूस तथा तुर्की के बीच शत्रुता, रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी की शत्रुता, रूस तथा जर्मनी के बीच वैमनस्य, सैनिक गुटबंदी एंड 5वां पॉइंट था तात्कालिक कारण ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनांड की हत्या। एंड क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पढ़ते हैं बिस्मार्क की विदेश नीति के उद्देश्य बताइए। तो आइए जान लेते हैं बिस्मार्क की विदेश नीतियों के क्या क्या उद्देश्य थे। नंबर 1 पर था फ्रांस को अलग थलग कर रखना एंड सेकंड पॉइंट था 1870 से 1890 के बीच अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां अनुकूल थीं, उनका भरपूर लाभ उठाना। नंबर 3 पर था यूरोप में ब्रिटेन की एक बड़ी शक्ति थी। बिस्मार्क यह नहीं चाहता था कि ब्रिटेन तथा फ्रांस की मित्रता हो जाए, क्योंकि मित्रता होने पर यूरोप में ये महाशक्ति बन जाएंगे। अतः बिस्मार्क इनकी मित्रता को रोकना चाहता था। पॉइंट नंबर 4 था बिस्मार्क रूस को अपने पक्ष में रखना चाहता था। रूस का जार अलेक्जेंडर द्वितीय एक निरंकुश शासक था, इसलिए उसकी राजतंत्रीय जर्मनी के साथ अधिक सहानुभूति थी। बिस्मार्क इसका लाभ उठाकर रूस को अपना मित्र बनाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 7 है बोलेंजर विवाद क्या था। आइए जान लेते हैं बोलेंजर विवाद के बारे में। बोलेंजर विवाद क्या था तो इसमें बताएंगे 3 दिसंबर 1883 ईस्वी को एक उदारवादी एवं गणतंत्रवादी राजनीतिज्ञ कार्नो को फ्रांस का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। उस समय गणराज्य के प्रति लोगों में घोर असंतोष था और गणतंत्र विरोधी फ्रांस में अव्यवस्था फैलाने का प्रयास कर रहे थे। उसी समय 1886 ईस्वी में जनरल नामक एक लोकप्रिय व्यक्ति युद्ध मंत्री नियुक्ति किया गया। उसने अपने पद पर संबंधी कार्यों से अत्यधिक रुचि लेते हुए देश को सैनिकों की स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया।
उनके लिए अच्छी बैरकों का निर्माण कराया, उनका सेवा काल कम कर दिया गया। उसी समय समाचार पत्रों में यह प्रचारित किया गया कि फ्रांस के नेतृत्व में ही यूरोप में उन्नति कर सकता है तथा जर्मनी से उनके अपमान का बदला ले सकता है। उसने गणतंत्र के शासक के रूप में अपने को प्रकट करते हुए सरकार से अनुरोध किया कि देश का विधान बदल दिया जाए। वह चाहता था कि विधायिका की शक्तियां कम कर दी जाएं और राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ा दी जाएं। संभवतः उसे विश्वास था कि यदि वह राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़े तो जनता द्वारा एक भारी बहुमत से निर्वाचित हो जाएगा। 3 वर्ष तक वोलेंजर का व्यक्तित्व और कार्यक्रम देश में भारी अशांति का कारण बना रहा। राजतंत्रवादी, साम्राज्यवादी तथा चर्च के पादरी उसका सहयोग करते रहे, क्योंकि उनको विश्वास था कि वोलेंजर गणतंत्र को समाप्त करके राजतंत्र की स्थापना करेगा। वह 5 महीने के अंदर 6 बार प्रतिनिधि सभा का सदस्य चुना गया। 1889 ईस्वी में 7वें निर्वाचन में वह भारी बहुमत से विजयी हुआ। वह संपूर्ण शासन सत्ता को हस्तगत करना चाहता था, किंतु वह ऐसा नहीं कर सका। इस संकटपूर्ण परिस्थिति में गणतंत्रवादियों ने अपने सारे मतभेद भुलाकर अपना संगठन कर दिया। उन्होंने संगठित होकर राजतंत्रवादियों का विरोध किया। गणतंत्रवादी मंत्रिमंडल ने जनरल बोलेंजर को सीनेट के सामने उपस्थिति होने का निर्देश दिया। इस समय सीनेट ने एक न्यायालय के रूप में उस पर राष्ट्र की सुरक्षा को क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया था। जनरल बोलेंजर ने इस अपमान को सहन नहीं कर सका। वह सीनेट के सामने उपस्थित नहीं हुआ और उसने अपना देश छोड़कर बेल्जियम में शरण ली। उसकी अनुपस्थिति में सीनेट ने उसके ऊपर कठोर आरोप लगाकर उसे अपमानित किया। उसका दल छिन्न भिन्न हो गया। इस घटना के 2 वर्ष बाद बोलेंजर ने आत्महत्या कर ली। इस प्रकार गणतंत्र के विरोधियों की पराजय हुई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 है, युवा तुर्क के आंदोलन पर टिप्पणी लिखें। जी हाँ, युवा तुर्क के आंदोलन के बारे में आपको बताना है कि किस तरह का युवा तुर्क आंदोलन हुआ था। तो आइए जान लेते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में तुर्की साम्राज्य के यूरोपीय तथा एशियाई सभी प्रांतों में और मुस्लिम तथा ईसाई सभी जातियों में विद्रोह की अलग आग फैलने लगी। 19वीं शताब्दी के अंत तक तुर्की की आर्थिक दशा बहुत खराब हो चुकी थी। उसमें सुधार की अत्यंत आवश्यकता थी। इस ओर प्रयत्न किए भी गए, किंतु स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सितंबर 1876 ईस्वी में अब्दुल हमीद द्वितीय तुर्की का सुल्तान बना, किंतु उसके निरंकुश शासन ने स्थिति और बिगाड़ दी। युवा तुर्क आंदोलन इसी दुरावस्था का परिणाम था। इस आंदोलन ने पूर्वी समस्या की दशा ही बदल दी। हेजन ने लिखा है, 1908 ईस्वी की ग्रीस में पूर्वी समस्या ने एक नया और विस्मयकारी रूप धारण कर लिया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप अब्दुल हमीद का निरंकुश शासन समाप्त हुआ। इस आंदोलन को युवा तुर्कों ने चलाया तथा इसी कारण इसको युवा तुर्क आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 1919 के पेरिस सम्मेलन की मुख्य समस्याएं क्या थीं? तो आइए जान लेते हैं 1919 में जो पेरिस सम्मेलन हुआ था उसकी मुख्य समस्याएं कौन कौन सी थीं। सम्मेलन के सामने कुछ अन्य कठिनाइयां भी थीं। इसकी सबसे पहली कठिनाई तो यह थी कि सम्मेलन में भाग लेने के लिए इतने अधिक प्रतिनिधि आए कि इनके बीच में बैठकर कोई निर्णय करना असंभव था, यानी कि संभव ही नहीं था। अतः 10 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई, किंतु गोपनीयता की दृष्टि से इसके सदस्यों की संख्या अधिक थी। अतः बाद में 4 व्यक्तियों की एक समिति का निर्माण किया गया, जिनको इस सम्मेलन के संचालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इन 4 व्यक्तियों में अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंसू तथा इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो थे। इस कठिनाई के निवारण के बाद भी कुछ जटिल समस्याएं थी। उदाहरण के लिए शांति व्यवस्था के संबंध में सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की अलग अलग धारणाएं थीं। इन धारणाओं में आपसी टकराव इतना अधिक था कि प्रत्येक समय किसी न किसी प्रतिनिधि के असंतुष्ट होकर चले जाने की आशंका बनी रहती थी। दूसरी कठिनाई यह थी कि सम्मेलन स्थल के लिए फ्रांस को चुनना भी गलत था, क्योंकि फ्रांस में जर्मनी के विरुद्ध बदले की भावना जबरदस्त थी। अतः इस वातावरण में स्थायी शांति की व्यवस्था करना संभव नहीं था। तीसरी समस्या यह थी, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड तथा इटली के प्रतिनिधियों के विचारों में समानता नहीं थी। राष्ट्रपति विल्सन एक आदर्शवादी व्यक्ति था। उसने शांति स्थापना के संदर्भ में जो सिद्धांत प्रतिपादित किए उनको अन्य प्रतिनिधि मानने के लिए तैयार नहीं थे। फ्रांस का प्रधानमंत्री कूटनीति और अनुभव में सबसे आगे था। वह जर्मनी
बदला लेने की ठाने हुए था। वह जर्मनी को कुचल देने चाहता था एंड उसने विल्सन के 14 सूत्रों की खिल्ली उड़ाई। इससे स्पष्ट है कि समान दृष्टिकोण के अभाव में सम्मेलन के सामने अनेक कठिनाइयां उपस्थित हुई। सम्मेलन का संगठन भी दोषपूर्ण था। 4 बड़े राष्ट्रों की सहमति द्वारा जो भी निर्णय किया गया, सम्मेलन उसको स्वीकृति प्रदान करने मात्र तक ही सीमित था। इसमें छोटे राज्यों को कोई महत्व नहीं दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 10th है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10th बताने से पहले आपको बता दें, यदि आपको हमारे चैनल से थोड़ा भी फ़ायदा होता है या आपकी पढ़ाई थोड़ी सी भी बेहतरीन होती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन दबा सकते हैं। जैसे ही हमारी वीडियो जाए तो आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एंड आपको बता दें, जो भी आप कमेंट करते हैं तो हमारे चैनल की एक ये खास बात है, जो भी आप कमेंट करते हैं उस कमेंट के ऊपर ही हम वीडियोज़ बना देते हैं। आप जैसे कहते हैं कि आपको पॉलिटिकल साइंस की वीडियो चाहिए, किसी भी पेपर की वीडियो चाहिए, उसी तरह की वीडियोज़ हम तुरंत ही बनाने की पूरी प्रयास करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th है, बाल्कन युद्ध पर टिप्पणी लिखिए। आइए जान लेते हैं बाल्कन युद्ध क्या था और किस तरह का था। आपको किस तरह से यहाँ लिखना था और किस तरह से आप लिख सकते हैं। ट्रिपोली पर इटली के आक्रमण का एक परिणाम यह हुआ कि बाल्कन राज्यों को तुर्की साम्राज्य का बंदरगांठ करने का अवसर मिल गया। बर्लिन की संधि से बाल्कन राज्यों में परस्पर गहरी प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या उत्पन्न हो गई थी। इस अवसर पर वे उस सब को भूल गए और तुर्की साम्राज्य के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने में सफल हुए। इस काम में बुल्गारिया के राजा फर्डिनांड ने पहल की। मार्च 1912 में बुल्गारिया तथा सर्बिया के बीच संधि हो गई। कुछ समय उपरांत यूनान भी उस संधि में सम्मिलित हो गया। बुल्गारिया, सर्बिया और यूनान ने तुर्की साम्राज्य के खिलाफ संयुक्त रूप से संघर्ष करने का संकल्प किया। मोंटीनीग्रो ने भी उसका साथ दिया। बुल्गारिया और सर्बिया ने विजित प्रदेशों के बंटवारे के लिए पहले से ही आपस में एक समझौता कर लिया था। निर्णय किया गया कि उत्तरी अल्बानिया तथा मकदूनिया का ध्रुव पश्चिमी भाग सर्बिया को मिलेगा और शेष मकदूनिया तथा थ्रेस बुल्गारिया को प्राप्त होंगे। यदि उन दोनों के बीच कोई विवाद हुआ तो जार को निर्णय देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अक्टूबर 1912 ईस्वी में मोंटीनीग्रो ने युद्ध की घोषणा कर दी। तुरंत ही संयुक्त मोर्चे के अन्य राज्य तुर्की पर टूट पड़े और युद्ध आरंभ हो गया। साम्राज्य के शासक वर्ग ने साहस और बहादुरी से आक्रमणकारियों का प्रतिरोध किया कि आमिल पाशा को पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और अनवर पाशा को ट्रिपोली से वापस बुला लिया गया। किंतु तुर्कों के सभी प्रयत्न विफल हुए। सर्बिया तथा यूनान के सेनाओं ने सालोनिका और मोनास्तिर को हस्तगत कर लिया और मकदूनिया को रौंद डाला। किंतु युद्ध का अधिक भार बुल्गारिया के कंधों पर आ पड़ा। उसने 2 युद्धों में तुर्की सेनाओं को परास्त किया और एड्रियानोपोल को घेर लिया। तुर्कों की पराजय इतनी पूर्ण थी कि युद्ध के आरंभ होने के 2 महीने के भीतर ही संधि की वार्ता होने लगी। किंतु जनवरी 1913 ईस्वी में वार्ता भंग हो गई और युद्ध पुनः प्रारंभ हो गया। कॉन्स्टेंटिनोपल में फिर क्रांति हो गई। क्रिया मिल पाशा को हटा दिया गया और अनवर पाशा ने बागडोर संभाली। किंतु इन सब से तुर्की को कोई लाभ नहीं हुआ। बुल्गारिया तथा सर्बिया की सेनाओं ने एड्रियानोपल पर अधिकार कर लिया। यूनानियों ने जनीना तथा मोंटीनीग्रो की सेना ने स्कूतरी को जीत लिया। विशाल तुर्की साम्राज्य धूल में मिल गया। तुर्की के अधिकार में अब केवल कॉन्स्टेंटिनोपल एवं उसके आसपास का प्रदेश, मारमोरा सागर की उत्तरी तट तथा गैलीपोली के प्रायद्वीप शेष बचे रहे। संधि वार्ता पुनः प्रारंभ हुई। मई 1913 ईस्वी में लंदन की संधि हो गई, जिसके अनुसार तुर्कों के सभी विजित प्रदेश विजेताओं के सपर्द हो गए। तो ये आपके टॉप 10 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। यदि आप इसी तरह का पार्ट 2 एंड पार्ट 3 देखना चाहते हैं एंड इसी से भी रिलेटेड किसी भी अन्य वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, अच्छे नोट्स पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हर तरह की वीडियोज़ देख सकते हैं। साथ ही साथ हम आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जिसके लिए यानी कि PDF पा सकते हैं। जी हाँ, आप PDF पा सकते हैं किसी भी वीडियो की। यदि आप PDF पाना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे चैनल
कि जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी वीडियोज़ की डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करना है और आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। यदि आप टेलीग्राम चैनल पर इस तरह से नहीं पहुंच पाते हैं तो आप अपने मोबाइल के अंदर टेलीग्राम ऐप खोल सकते हैं और उसमें सर्च कर सकते हैं स्टडी बाई श्याम सुंदर सर, और आप हमारे चैनल से जुड़कर हमारी जितनी भी सेवाएं हैं उन सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।